अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि 0.1 m सॉल्यूशन विल शो द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यानी 0.1 m इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब यानी कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है यानी कि इम्प्योरिटीज जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है। अब इसके अलावा यानी कि जो ये बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है वॉन हॉफ फैक्टर पर। अब जिसका वॉन हॉफ फैक्टर जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। यानी यहां पर क्या है, जो पोटेशियम सल्फेट है इसका क्या फॉर्मूला होता है K2SO4। अगर हम इसमें आयंस की बात करें तो 2K प्लस और SO4 2 माइनस, यानी इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर 3 हो जाएगा, 2 आयन पोटेशियम के और एक सल्फेट का। ऐसे ही बी में देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, इसकी बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा K प्लस प्लस NO3 माइनस, यानी 2 आयन हो जाएंगे, यानी I की वैल्यू 2 हो गई। अब यहां पर है पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl, इसकी बात करें तो इसमें भी क्या होगा K प्लस एंड Cl माइनस, यानी इसके कितने 2 हो गए, यानी I की वैल्यू 2 और यूरिया के लिए I की वैल्यू 1। तो सबसे ज्यादा वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू किसके लिए है, पोटेशियम सल्फेट के लिए है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी होता है इसका कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू I इंटू M, इस तरह से होता है ना। तो ये क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये कांस्टेंट हो गया, ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर हो गया, मॉलिक्यूलर मास मोलैलिटी हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप इसका जो आंसर है क्लियर होगा, किसके लिए होगी सबसे ज्यादा, जिसके नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा होंगे यानी कि पोटेशियम सल्फेट के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है हीट इफ द हीट ऑफ वेपराइजेशन, हिंदी में और देख लेते हैं क्या होगा। हिंदी में होगा, क्वेश्चन नंबर है ये 104। ओके, यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की वाष्पन ऊष्मा 540 कैलोरी पर ग्राम है तो एक मोल जल के वाष्पन की एंट्रोपी परिवर्तन होगी, वो हमें बतानी है। अब यहाँ पर एंट्रोपी चेंज बताना है किसका, हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है यानी डेल्टा एच भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। टेम्परेचर भी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे 273 और 100 कितना हो जाएगा 373 कैल्विन हो गया, ठीक है। निकालनी क्या है, एंट्रोपी निकालनी है। अब ये जो दिया हुआ है टेम्परेचर वो यहां पर निकालेंगे डेल्टा एस, ये कितना हो जाएगा डेल्टा एच बाय टी, ठीक है। तो डेल्टा एच बाय टी यानी डेल्टा एच कितना है 540 और टी कितना है 373, ठीक है। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.44 इसके आसपास, इसको कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन इस टाइप से आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब ये जो है ये 1 ग्राम के लिए है, पर ग्राम लिखा हुआ है, किसके लिए आई है पर ग्राम के लिए, लेकिन हमें निकालनी किसके लिए है 1 मोल ऑफ, किसका है 1 मोल वाटर का। अब वाटर के 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं 18 ग्राम होते हैं, ये कितने की आई है 1 ग्राम की, तो 18 के लिए इसको 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1.44 मल्टीप्लाइड बाय 18, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 72 और 7 कितना हो जाएगा 79, 7 18 और 7 25 अराउंड दिस विल बी, आई थिंक सही किया ना मैंने कैलकुलेशन, इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ इतना ही आना चाहिए 26 के आसपास, आई थिंक ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर है ये 104 यस, डी आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ये हो गया इसका आंसर। ओके, आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है यानी कि यूरिया का जो वेट है वो है 3 ग्राम, उसको डिसॉल्व किया गया है 40 ग्राम ऑफ वाटर में, तो हमें बताना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए, यानी P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट
इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या लिया है हमने, यूरिया लिया है, ठीक है। ये कंप्लीट टर्म है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, ठीक है। अब जो सॉल्यूट है उसके लिए यानी कि Na मान लेते हैं, यानी यूरिया को, मोल फ्रैक्शन और Na प्लस Nb, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि यूरिया के, जिसको हमने A मान लिया है और B हमने मान लिया है वाटर को, ठीक है। अब Na देखेंगे, वेट ऑफ यूरिया कितना है, 3 ग्राम है, यानी कि मास बाय मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास यूरिया का कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। और Nb ऐसे ही निकाल लेंगे, मास ऑफ वाटर कितना है 45 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर होता है कितना 18, ठीक है। इस वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, यानी ये हो जाएगा 3/60 डिवाइडेड बाय, ये आएगा 3/60 प्लस 45/18। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे आप लोग तो इसकी वैल्यू आएगी अराउंड, जब कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.02 के आसपास। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना आएगा, 0.02, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। करके देख लेना कैलकुलेट, यही आएगा। नेक्स्ट है, स्टीम इंजन को क्या किया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है 2 टेम्परेचर पर, यानी T2 ये है और T1 ये है, 400 केल्विन और 300 केल्विन। अंडर हाई प्रेशर व्हाट विल बी द एफिशिएंसी। अब जो एफिशिएंसी होती है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा, वही पुट करना है, नीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2, या फिर कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा आपको Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2। तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना है, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है इधर। तो नीटा यानी कि हीट एफिशिएंसी है ये आएगी किसके, इंजन के लिए, T2 माइनस T1 अपॉन T2। बहुत सिंपल है, पुट करना है फॉर्मूला में वैल्यूज, 400 केल्विन में दी हुई है, बिल्कुल हलवा सवाल है, 400, ठीक है। अब हम 400 में से 300 गए, 100 डिवाइडेड बाय 400, अब ये आ जाएगा 0.25, यानी कि सी इसका आंसर हो गया। आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी जब यूरेनियम पर इस तरह से न्यूट्रॉन की बारिश कराते हैं, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो जिनोन का पार्टिकल निकलता है, स्ट्रोंशियम का पार्टिकल निकलता है, और एक और पार्टिकल निकलता है, वो बताना है कि वो पार्टिकल क्या है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 92 यानी कि 54 प्लस 38 हो जाता है 92, यानी नीचे के जो भी इसका एटॉमिक नंबर है वो तो मतलब वो तो पूरा हो गया, इसका मतलब जो नीचे है वो क्या होगा, 0 होगा। कोई भी पार्टिकल जब निकल रहा होगा यानी कि 0 होगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल 2He4 होता है, इसमें -1 होता है प्रोजेस्टेरॉन में, तो ये सब क्या नीचे जो है वो इक्वल है, और नीचे इक्वल किस में होगा, ऑब्वियस सी बात है किस में होगा, न्यूट्रॉन में। 0 किस में बचता है, न्यूट्रॉन में। और 235 ऊपर देख लेते हैं, तो 9 और 4 कितने हो गए, 9 और 4 हो गए 3, ठीक है। और क्या कहते हैं, और ये कितने हो गए, 139 और 94 कितने हो जाएंगे, 94, 235, अच्छा 8 होगा आई थिंक, हाँ। तो ये हो जाएंगे 230, क्या कहते हैं 2, तो 3, यानी कि यहाँ पर जो निकलेगा वो निकलेंगे 3 न्यूट्रॉन के पार्टिकल। बहुत ही सिंपल है, मतलब इस तरह से करके देख लेते हैं कि कौन से पार्टिकल में कितने नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर में कितना चेंज आ रहा है, और एटॉमिक जो मास नंबर है उसमें कितना चेंज आ रहा है, उसके हिसाब से देख लेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, शॉर्ट की क्रिस्टल डिफेक्ट है, कैसा होता है शॉर्ट की क्रिस्टल डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट तो नहीं होता है, क्योंकि शॉर्ट की डिफेक्ट एक पॉइंट डिफेक्ट है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायंस मिसिंग होते हैं उनकी साइड से, लैटिस साइड से, तो एक तरह का ये वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, क्योंकि इसमें जो है इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग होते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट एक पॉइंट डिफेक्ट है, इसके अलावा ये इसमें डेंसिटी जो होती है क्रिस्टल की वो भी चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ कैटायन और एनायन है वो इक्वल नंबर में बाहर निकले हैं, तो वो इक्वल होता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर आई थिंक इसका 6 और 8 के आसपास होता है, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्ट की डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 115, कंपाउंड इन कांटेक्ट विद वाटर, कौन सा कंपाउंड है जो वाटर के साथ में इस तरह से सेट हो जाता है विद इन 30 मिनट के अंदर अंदर, जैसे कि सीमेंट सेट हो जाता है पानी मिलाने के बाद में। ऑब्वियसली प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ वाटर, इस तरह से होता है, या फिर CaSO4 का होल ट्वाइस
और इसके बाद में H2O, मतलब बात वही हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी CaSO4, ये हो गया डी इसका आंसर। ये क्या है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये काम करता है, इसको बोलते हैं POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी इसमें जैसे ही वाटर डालते हैं तो ये सेट हो जाता है एकदम से, और ये क्या बना लेता है, CaSO4H2O, यानी कि ये क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। कौन, POP क्या होता है, जैसे ही वाटर ऐड करते हैं विद इन 30 मिनट सीमेंट की तरह सेट हो जाता है, जिप्सम बना लेता है, यानी कि CaSO4 into H2O बना लेता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, या तो इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिलेगा CaSO4 का होल ट्वाइस H2O, या फिर CaSO4.12H2O भी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, POP का फॉर्मूला। आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ गए हो ना ये क्वेश्चन, यहाँ पर ऐसे फिर भी मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर एक बार, आप लोगों को अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हो कि CaSO4 ऐसे लिखा हुआ है ना 2 into H2O, या फिर इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 into half H2O, इस फॉर्म में भी लिखा हुआ होता है। जब इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, ये ऐसे सेट हो जाएगा जैसे कि क्या सेट हो जाता है, सीमेंट सेट हो जाता है विद इन 30 मिनट्स के टाइम में, ठीक है। और क्या बना लेता है, 2H2O, यानी कि जिप्सम फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म हो जाता है इसमें, जिप्सम फॉर्म हो जाता है इस रिएक्शन में। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक गैल्वेनिक सेल दी हुई है, यानी रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन है ये, यानी डाइक्रोमेट का क्या इसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, Fe2+ का क्या हो रहा है, Fe3+, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। अब यहां पर क्या है, रिएक्शन दी हुई है और ये दिए हुए हैं क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी दोनों के लिए क्या दिए हुए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं दोनों के ही, ठीक है। अब यानी कि Cr2 इसका क्या हो रहा होगा, एक तरह से एट एनोड एट कैथोड क्या हो रहा है, Cr2O7 2- किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2Cr3+ में, ठीक है। तो अब इसके लिए जो E0 की वैल्यू दे रही है, यानी कि यहां पर कैथोड पर क्या हो रहा होगा, कैथोड पर हो रहा होगा रिडक्शन, ठीक है। 7 to 14, 14 में से 2 गया 6, 12, यानी कि +6 स्टेट से यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और अगर बात करें एनोड की, एट एनोड, तो एनोड पर क्या हो रहा है, यानी कि Fe2+ किस में चेंज हो रहा है, 6Fe3+ में, यानी कि इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी Fe2+ का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है, एक तरह से रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो, यानी 14H+ आयन होंगे यहाँ पर, मैं अभी ऐसे ही लिख रही हूँ इसको, तो इसको ऐसे ही समझ लीजिए, यहाँ पर H2O फॉर्म हो रहे होंगे, ये पूरी नहीं लिख रही, मैं जस्ट समझा रही हूँ। बट यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है कि इन दोनों का जो है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो रहा है, दिया हुआ है, जो कि हमें चाहिए सॉल्व करते हुए, रिडक्शन पोटेंशियल ही। यानी जब EMF निकालेंगे, अगर मैं यहां पर लिखती हूं EMF, तो E कैथोड माइनस E0 एनोड, यही तो चाहिए हमें, यानी रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पर और रिडक्शन पोटेंशियल एनोड पर चाहिए। तो कैथोड पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कि ये वाला, वो कितना है, Cr2 वाला, ये है 1.33, और जो दूसरा वाला रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, 0.77, यानी माइनस यहां पर है 0.77। अब जब निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी लगभग 0.77, 6 आ गया यहां पर, 5 आ गया यहां पर, यानी 0.6 आएगी इसकी वैल्यू, 0.6 वोल्ट कहां पर है, 0.56 वोल्ट, यानी कि बी जो हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस सेट के। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि मोलर कंडक्टेंस बतानी है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl, इतने इतने ये जो दी हुई है, ठीक है सबकी,
और हमें बतानी किसकी है, CH3COOH की बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सी चीज है, मैं क्या करती हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे कि CH3COONA है, ठीक है, इसकी जब HCl के साथ रिएक्शन कराई होगी तब जाके क्या बन रहा होगा, CH3COOH प्लस NaCl। तो अब अगर हमें CH3COOH की चाहिए तो लैम्डा CH3COOH की निकालनी है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों तो एक तरफ है ना, इन दोनों की ऐड कर दो प्लस लैम्डा HCl और माइनस कितने की हटा दो, इस वाले की माइनस कर दो NaCl वाले की इसमें से। तो ये हमें दी हुई है CH3COONA की कितनी है, ये आ गई हमारे पास में 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो CH3 ये 91 हो गई, CONA की ना 91 हो गई, और इसके बाद में प्लस HCl की कितनी है, HCl की है ये पहली वाली यानी कि 426.1, और इसमें से माइनस किसकी करनी है, NaCl की करनी है, वो कितनी है 126.5। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 0.1 6 और 1 7 9 11 12, और ये सॉरी 9 के बाद में क्या करें 91 है ना, तो 0.1 6 और 1 7 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, इसमें से 126.5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 और 90 और 390.6 के आसपास, यानी कि ये वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। आई होप और तो कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, नहीं और कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। तो इस सेट के यानी कि 2016 वाले के हम लोग पूरा सेट कर चुके हैं सॉल्व कंप्लीट। ठीक है, तो थैंक यू।